Hmm. So today's topic is role of counseling in yoga therapy. तो पहले तो समझेंगे कि योग क्या है, उसके बाद योगा थेरेपी को समझेंगे, उसके बाद योगा काउंसलिंग को समझेंगे। सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करेंगे कि योग क्या है, देन उसके बाद में योग में काउंसलिंग का क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है। सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्स्ट ऑफ योगा देर आर सो मेनी डेफिनेशंस। लाइक योग सूत्र के अकॉर्डिंग है योग चित्तवृत्ति निरोध, भगवत गीता के अकॉर्डिंग है समत्वम योग उच्चयते, और उसी के अकॉर्डिंग है योग कर्मशु कौशलम। योग वासिष्ठ के अकॉर्डिंग है योग मन प्रशमन उपायो, मन के प्रशमन का उपाय योग है, मन को शांत करने का उपाय योग है। भगवत गीता के अकॉर्डिंग समत्व, समत्व मीन्स समता, मतलब हम ना ज़्यादा दुख में दुखी हों ना खुशी में ज़्यादा खुश हों, एक न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट जिसको बोल सकते हैं कि समता, मतलब जस्ट अ मिनट, क्या चाहिए, मेरा म्यूट है, ले ले, क्या चाहिए। समता मीन्स समत्व, मतलब एक न्यूट्रल स्टेट जिसमें ना ही आप बहुत खुशी में खुश हैं ना ही दुख में दुखी है। और ऐसे ही दूसरा डेफिनेशन भगवत गीता के अकॉर्डिंग है योग कर्मशु कौशलम, ऐसा कर्म जो पूरी तरह से डिटैच्ड होकर बिन सेल्फलेस एक्शन जिसको बोल सकते हैं हम, जिसमें कोई इच्छाएं ना हो, जिसमें कोई अपेक्षा दूसरे से ना हो, ऐसा एक्शन स्किलफुल एक्शन जिसको बोलते हैं। कर्म में कौशल मतलब एक स्किलफुल एक्शन, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं आपका ध्यान उस तरफ। रोशनी जी, फोर्थ पेपर 4 चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इस योग के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हमने डिफरेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखे। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग एन एंशियंट सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस यूज टू बैलेंस द माइंड। अब हम एक साइंटिफिक डेफिनेशन उसका देख लेते हैं। एक ऐसा एंशियंट प्रैक्टिस जिसके थ्रू आप अपने बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब फोकसिंग ऑन थॉट्स एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग एंड इमोशंस। इस ऐसा एक एंशियंट टेक्निक जिसके थ्रू हम अपने बॉडी माइंड दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं योग। ये एक मॉडर्न डेफिनेशन हुआ, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक ओवरऑल योग को समझा डिफरेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब इंट्रोडक्शन ऑफ योग अकॉर्डिंग टू पतंजल योग सूत्र। अब एक एक सिंगल टेक्स्ट को लेके हम योग को समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे धीरे धीरे योगा काउंसलिंग की तरफ। तो हम सभी को पता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग योग को 8 लिम्स दिए गए, 8 अंगों में बांटा गया है, ठीक है। लाइक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंगों से होते हुए हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। एक में मास्टर हुए हुए बिना हम दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे 8 लिम्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। इनमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 बहिरंग योग, और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग, और प्रत्याहार इन दोनों के बीच की कड़ी है। ये इन दोनों के बीच में सेतु की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब आप सभी को पता है कि 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं हमारे योग सूत्र के। समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद एंड समाधि साध, इसमें एक रॉन्ग लिखा हुआ है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद एंड कैवल्य पाद, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो देयर आर 4 चैप्टर्स। अब आई बात कि इन सब का रिलेशन योगा थेरेपी से कैसे है। मतलब योग समझ लिया, अष्टांग योग के 8 अंग समझ लिए, अब ये समझेंगे कि योगा थेरेपी क्या है, ठीक है। So, what is the definition of yoga therapy? The methods and practices by which yogic processes function for treatment of diseases are called yoga therapy or yogopathy. दैट मीन्स अभी तक हमने जो पढ़ा, अब तक हम जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे कि योग के थ्रू हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, योग के थ्रू मन को शांत कर सकते हैं। हाँ, अब इसका एक नया एक्सपेक्ट, अब समझिए,
आज के टाइम पे कौन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योगा करता है? मॉर्निंग जो योगा के क्लासेस जाते हैं जितने भी लोग, वो क्या मोक्ष के लिए योगा कर रहे हैं? यस, नो? अगर यस, नहीं ना? जी, हमारा मेनली पर्पस क्या होता है आज के मॉडर्न टाइम में, कि हम योगा के थ्रू अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हेल्दी रख सकें। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो हैंड रेज़ कीजिए कि हम अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए योग करते हैं। यस, मीन्स सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, दैट मीन्स ऑल आर प्रेजेंट फिजिकली एंड मेंटली हियर। थैंक यू सो मच। सो योग थेरेपी का मतलब है कि आप अपने आप को हेल्दी, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तीनों तरह से हेल्दी रखने के लिए योग योग को जब हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज योग थेरेपी। योगा थेरेपी दे रहे हैं, मतलब हमको अगर समझिए ऑलरेडी कोई डिसीज़ है, हमको किसी ने बताया कि आप ये आसन कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। मेंटल डिसीज़ है, डिप्रेशन है, टेंशन है, तो भी हम योग करके, मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। और वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम धीरे-धीरे, हमारा मन शांत होने लगता है हमारे प्राणों पे कंट्रोल आने के बाद, और धीरे-धीरे हम काफ़ी बेटर फ़ील करने लगता है, मेंटल डिसीज़ेज़ में भी एज़ वेल एज़ फिज़िकल डिसीज़ेज़। तो ये हुआ योग का वो एस्पेक्ट जिसके थ्रू हम अपने फिज़िकल एंड मेंटल डिसीज़ेज़ को करेक्ट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और उनको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इस पार्ट को बोलते हैं योग की योग थेरेपी, जिसके थ्रू आप डिसीज़ेज़ को क्योर करते हैं। Yoga therapy is the process of empowering individuals to progress towards improved health and well-being through the application of the philosophy and practice of yoga. यहाँ पे philosophy भी word use किया गया है, because जो चीज़ें philosophy में, योग की philosophy में, मतलब योग दर्शन में जो लिखा हो उन्हीं को तो अप्लाई करेंगे योग थेरेपी में। मतलब हमको philosophy का नॉलेज भी होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने के टेक्निक बताए गए हैं। क्लियर? डिफरेंस, योगा क्लास और योगा थेरेपी सेशन में क्या डिफरेंस होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम योगा थेरेपी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं जबकि हमारा टॉपिक है योगिक काउंसलिंग। अगर हम योगा थेरेपी को नहीं समझेंगे तो काउंसलिंग को नहीं समझ सकते, बिकॉज योगिक काउंसलिंग की नीड जो है वो योगा थेरेपी में ही पड़ने वाली है। लाइक यू आर गोइंग टू बिकम योगा थेरेपिस्ट इन फ्यूचर। आप क्या बनने वाले हो? योगा टीचर्स के साथ में कुछ लोग योगा थेरेपिस्ट। दैट मीन्स योगा थेरेपी के लिए थोड़ा एनाटॉमिकल और बॉडी के फंक्शंस के बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं, डिसीजेस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिफरेंस समझेंगे कि योगा क्लास एंड योगा थेरेपी सेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लाइक वी ऑल नो, इन योगा क्लास इंस्ट्रक्शंस इन योगा टेक्निक्स, ठीक है, जबकि योगा थेरेपी में क्या होता है, योगा क्लास में तो क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको एक साथ गाइड करते हो और वो एक जैसे परफॉर्म करते हैं या आसन करते हैं उस तरीके से। बट योगा थेरेपी में क्या होता है, आप इंडिविजुअली असेसमेंट करते हैं। इंडिविजुअली लाइक, अब आपके समझ लीजिए कि आपके क्लास में या आपके योगा थेरेपी के क्लास में 3 से 4 स्टूडेंट हैं, बट सभी अलग अलग डिसीज़ेज़ की वजह से आपके पास आए हैं, अलग अलग डिसीज़ेज़ को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योर करने के लिए आपके पास आए। तो क्या आप सबको सेम आसन दोगे? यस, नो? नो अगर है तो हैंड रेस कीजिए। अगर नो है तो हैंड रेस कीजिए। जी, दैट मीन्स हम योगा थेरेपी सेशन में सभी को सेम आसन नहीं दे सकते। अगर एक पेशेंट बीपी का है, ठीक है, एक पेशेंट बीपी का है, दूसरा पेशेंट थायराइड का है, तीसरा पेशेंट डायबिटीज़ के लिए है, तो कुछ आसन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, बट इनके लिए एक इंडिविजुअल प्लान होगा। लाइक किसी के थायराइड को ही आपको क्योर करना है, तो आप मैक्सिमम ऐसे आसन देंगे जो उनके थायराइड पे वर्क करें। बीपी का पेशेंट है तो आप उनको बहुत सी चीज़ें, प्रिकॉशंस रहेंगे कि आप ये चीज़ मत करिए, वो मत करिए। तो आपको इंडिविजुअल असेसमेंट करना होता है योगा थेरेपी में। ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है। देन योगा क्लासेस में क्या होता है, जनरल प्रैक्टिसेस होते हैं। जनरल प्रैक्टिस जनरल फिटनेस के लिए होता है, सब कॉमन एक जैसी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। बट योगा थेरेपी में ऐसे नहीं होता है। एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न, उनका कंसर्न क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, हर पेशेंट की, हर क्लाइंट की इंडिविजुअल यूनिक रिक्वायरमेंट होती है, हमको उसके अकॉर्डिंग उनका प्लान आउट करना होता है उनके योगा थेरेपी प्लान को। उसके बाद योगा क्लास में क्या होता है, इट जनरली
फिटनेस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि आपको पता है वो पूरी तरह से ठीक है, उनको जस्ट योगा का क्लास चाहिए, उनको योगा थेरेपी नहीं चाहिए। तो वहाँ आप फोकस करेंगे ओवरऑल फिटनेस पे, बॉडी फिटनेस पे। जबकि योगा थेरेपी में क्या करते हैं, क्लाइंट का क्या गोल है, क्लाइंट को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस पे। देन कम्युनिटी प्रैक्टिस मतलब वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ योगा क्लासेस दे सकते हैं, बट योगा थेरेपी में आप 15, 20, 25 लोगों को एक साथ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज़ आपको इंडिविजुअली सबको देखना होता है, इंडिविजुअली सबके आसन के होल्डिंग के टाइम को देखना होता है, और उनके इंस्ट्रक्शन भी सभी को अलग-अलग देने होते हैं, तो आप कम से कम स्टूडेंट पे ही काम कर सकते हैं थेरेपी में। ये हुआ डिफरेंस। अब समझेंगे कि योगा थेरेपी वर्क कैसे करती है। योगा थेरेपी is applied in handling many psychophysiological issues। योगा थेरेपी कहाँ ज़रूरत पड़ती है? केवल योगा क्लास से काम नहीं हो सकता क्या? फिर योगा थेरेपी की क्या ज़रूरत है? हमने पहले ही समझ लिया कि योगा को जब हम एक थेरेपेटिक वे में, थेरेपेटिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो योगा थेरेपी होता है। ठीक है? तो ये योगा थेरेपी काम कैसे करती है? काफ़ी सारी साइकोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मतलब साइकोलॉजिकल भी, जो ब्रेन हमारे माइंड से रिलेटेड है, और फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे बॉडी के फंक्शनिंग से रिलेटेड। And then the practices are mainly technique oriented and little emphasis is given to the yoga based counseling। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ योगा बेस्ड काउंसलिंग। जब भी कभी हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करेंगे योगा के थ्रू, दैट मीन्स योगा थेरेपी के थ्रू, तो सबसे पहले आपका काम होगा उनकी काउंसलिंग करना। अपने कैमरा को एक जगह फिक्स कीजिए, क्योंकि बिकॉज वो सभी को डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? योगा बेस्ड काउंसलिंग। मतलब आप, अगर उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं इंसोम्निया का। किसी को आइडिया है इंसोम्निया क्या होता है? करेक्ट, प्रज्ञा जी। ठीक है, तो इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू योगा काउंसलिंग को समझेंगे। प्रज्ञा जी, आपके पास एक पेशेंट आया, उन्होंने बोला मुझे 3 to 4 मंथ हो चुके हैं, मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती, मेरी स्लीप साउंड नहीं है, मुझे बहुत पुअर स्लीप का प्रॉब्लम है, नींद खुल जाती तो नींद नहीं आती बिल्कुल भी। 3-4 महीने मुझे हो चुके हैं, मैं सारा कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, बट मुझे नींद नहीं आ रही है। तो आप क्या करेंगे बताइए? क्या आपका प्लान रहेगा उनके लिए, योगा थेरेपी का प्लान? शॉर्ट में बताइए, बिकॉज़ हम आगे चलेंगे फिर एंड में डिस्कस। करेक्ट, यस, जी, ओके, ओके। करेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरे को यही जानना था कि सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आता है, तो योगा के थ्रू जब भी आप उसको ट्रीट करेंगे, तो एकदम से आसन, एकदम से स्टार्टिंग में ही अगर उसकी डिसीज़ ऐसी है, अगर उसका प्रॉब्लम ऐसा है जो कि थोड़ा साइकोलॉजिकल है, जिसकी नींद भी काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल इशू है, बिकॉज़ कई बार स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, कोई ना कोई उनको स्ट्रेस होता है, या फिर और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला काम है यौगिक काउंसलिंग करना। दैट मीन्स जिस प्रॉब्लम की वजह से वो पेशेंट या क्लाइंट आया है, उनकी प्रॉब्लम के रूट कॉज़ को समझना। रूट कॉज़ को आप तभी समझ पाएँगे जब आप उनसे डिस्कशन करेंगे। है ना? डिस्कस तो करना पड़ेगा आप चीज़ को कि भाई नींद क्यों नहीं आती है? आप कितने बजे सोते हो? आपके घर में सोने का टाइम क्या है? आपके यहाँ बिज़नेस क्या है? बिज़नेस मतलब आप वर्किंग, मतलब बाकी लोग हैं, आप भी वर्किंग हो, तो आप घर कितने बजे आते हो? रात को 10 बजे आते हो, तो और उसके बाद 12 बजे तक जागते हो, तो 1 बजे कैसे नींद आने वाली है? आप थोड़ा पहले से ट्राई करो, डिनर टाइम पे कर लो। ये सब चीज़ें तो डिस्कशन के बाद ही आपके सामने आएँगी कि उनके घर में क्या इश्यू है जिसकी वजह से वो नहीं सो पा रहे। दूसरी बात, हो सकता है कुछ दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो, लाइक उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम जिसका वो टेंशन ले रहे हैं, या फिर घर में और कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो नहीं सो पा रहे हैं, या फिर बाकी लोग जागे रहते हैं। जो भी कुछ है एक्स वाई जेड, आपको सब उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये रोल होता है हमारे योगा थेरेपी में काउंसलिंग का, जो कि पहला स्टेप है योगा थेरेपी का। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि उनको कौन सा आसन देना है, कोई कौन सा प्राणायाम देना है, और कितना ज़्यादा उनको सिवियरिटी है उस चीज़ की, ये सब आप काउंसलिंग में ही पता लगा लेंगे। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड ऑल्सो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ राइट ईटिंग एंड राइट एटीट्यूड्स, ये भी सब उनको बताना पड़ेगा
कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे सोना है, ये सब चीज़ें भी आपको उनके लाइफ़स्टाइल में चेक करनी पड़ेंगी कि कहाँ क्या गलती हो रही है। कभी-कभी स्ट्रेस नहीं भी होता तो भी नींद नहीं आती है। तो सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम के रूट कॉज़ को समझना पड़ेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। योगा थेरेपी वर्क्स टुवर्ड चित्त विक्षेप टू चित्त प्रसादनम। आप सभी ने पहले ही योग सूत्र में चित्त विक्षेप और चित्त प्रसादनम का कंसेप्ट पढ़ा होगा। चित्त विक्षेप से लेके मन में जो भी डिस्ट्रैक्शन है वहाँ से लेके मन को शांत करने का उपाय योगा थेरेपी में है। तो आप समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ योग थेरेपी। योग थेरेपी का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज द यूनियन ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन। हमारे योग का जो मेन गोल है वो है यूनियन, मन का अपने बॉडी के साथ, या समझ लीजिए सोल का बॉडी के साथ कनेक्शन, और अल्टीमेट लिबरेशन। ये हमारे लिबरेशन मतलब मोक्ष, इस आत्मा का बॉडी संसार के चक्कर से छुटकारा पा जाना मोक्ष है। ये योग के अकॉर्डिंग योग का अल्टीमेट गोल। देयर आर ऑफ कोर्स मैनी ऑब्स्टिकल्स इन द जर्नी टुवर्ड्स लिबरेशन। अब देखिए, हमने पढ़ा कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है, आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने फिलोसफीज पढ़ी हुई है पहले, आप सभी ने आयुर्वेदा का थोड़ा सा नॉलेज लिया होगा। सभी के अकॉर्डिंग, सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ह्यूमन का जो अल्टीमेट गोल है वो है धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, एंड में मोक्ष। ठीक है, बट धर्म अर्थ और काम के बाद मोक्ष का नंबर है, यानी कि आपको धर्म अपनी ड्यूटीज को कंप्लीटली फुलफिल करना है, सब चीजें, एंड देन अर्थ, अर्थ मीन्स मनी को अर्न करना। क्यों? क्योंकि आपको जो भी चीजें करनी है उसके लिए पैसा तो चाहिए, जरूरत पड़ेगी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो अर्निंग ऑफ मनी इज द सेकेंड गोल, अर्थ। उसके बाद आया काम, मतलब आप कुछ सुख सुविधाएं भी अपने आसपास जुटाओगे, पैसे अर्न करोगे तो वो भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो हुआ काम, और लास्ट में मोक्ष। अब अगर हम बीमार हैं, अब अगर हम बीमार हमेशा कोई रहते हैं, तो वो क्या ये तीनों चीजों को कर सकता है? पॉसिबल है? यस नो अगर है तो हैंड रेस कीजिए, यस अगर है तो हैंड रेस मत कीजिए। कोई बीमार है, कोई हमेशा डिसीजेस कुछ है बहुत सारे, तो क्या वो चारों हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को अचीव कर सकता है? नो अगर है तो हैंड रेस कीजिए। यस, करेक्ट, नहीं कर सकते हम, बिकॉज हमको हेल्दी रहने की तो जरूरत है ना ये सारी चीजें अचीव करने के लिए। जो मनुष्य के जो चार अल्टीमेट गोल बताए गए हैं, जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए हमको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी कैसे रहेंगे अगर डिसीजेस, क्योंकि हमारे योग की जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, आपने पढ़ा होगा कि व्याधि बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है जो हमको किसी भी चीज़ को करने से रोक देती है। तो disease is one of the first such obstacle as noted by महर्षि पतंजलि in the योग सूत्र। पतंजलि ने भी नोटिस कर लिया कि अगर कोई डिसीज है तो आप अपनी योग जर्नी में, अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने की जर्नी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए डिसीज उसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि योग थेरेपी से ही पॉसिबल है। Overcoming ailments is not the ultimate goal or primary purpose of योगा। योगा का पर्पस नहीं है बीमारियों को ठीक करना, ये आप समझ लीजिए इस चीज़ को। बिकॉज आप योग में हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि योगा का पर्पस बीमारियों को ठीक करना नहीं है, बट हमारा पर्पस है अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को अच्छे से करना। बट उसके रास्ते की रुकावट है बीमारियां, तो उनको ठीक करते हुए आगे जाएंगे, अदरवाइज उनको आगे नहीं बढ़ने देंगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी, आप अगर कोई पर्सन उसको सिंपल सा अगर वायरल भी हो जाता है, सिंपल सा वायरल भी हो गया, तो आप जो रेगुलर योगा परफॉर्म करते होंगे, ठीक है, उसमें आते हैं ऑब्स्टिकल 4-5 दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए आता है ना। बुखार है, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, सर्दी है, कफ एंड कोल्ड है, होता है ना। मतलब बीमारियां हमारी लाइफ में हर चीज़ में ऑब्स्टिकल का काम करती है। क्लियर है ना। तो हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में एक हार्मनी को रखने के लिए हमको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये है योग थेरेपी का इम्पोर्टेंस, कि योग थेरेपी का गोल ना होते हुए भी वो हमारी बीमारियों को करेक्ट करने का, क्योर करने का काम करती है। तो हम योग थेरेपी यूज़ करते हैं जब भी हम बीमार होते हैं, या हम किसी को ट्रीट करने के योग थेरेपी के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं।
अब आया रोल काउंसलिंग का। जैसे कि हम सबको पता चल गया कि योग थेरेपी का पहला स्टेप ही है काउंसलिंग। योग थेरेपी मतलब आप उसको आसन देंगे, प्राणायाम देंगे, डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स देंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट पहला स्टेप क्या है? काउंसलिंग। तो काउंसलिंग को समझेंगे बिकॉज हमारा टॉपिक भी है काउंसलिंग, योगा काउंसलिंग। सो व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग इज अ फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी। क्योंकि हमने जैसे ही बोला आसन प्राणायाम बाद में, जब तक आप अपने पेशेंट से बात ही नहीं करोगे तो आप उसको ठीक कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपने उसकी माइंडसेट, उसकी मनस्थिति को समझा ही नहीं कि वो आपके पास क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम लेके आया है। हो सकता है उसको कुछ मेंटल इशू हो और हम उसके फिजिकल लेवल पे ही काम करते जा रहे हैं कि चलो भुजंगासन कर लो, चलो चक्रासन कर लो, क्योंकि हमको पता है ये योगा करने से बॉडी हेल्दी होती है, ये हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से, योग करने से हम हेल्दी रहते हैं। बट कौन सा योग, उसको कौन सा योग, उसकी यूनिक रिक्वायरमेंट कौन सी है, वो योग थेरेपी से पता चलता है, वो योगिक काउंसलिंग से पता चलता है। It is a process where an individual, couple, or family meet with a trained professional counselor to talk about issue and problems that they are facing in their lives. तो टॉक थेरेपी है बोलते हैं क्यों? इसमें हम बात करके उनकी प्रॉब्लम को, जो समस्या है उसकी जड़ को, उसके रूट कॉज को पहचानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमको ज़रूरत है काम करने की, है ना? उसके बाद काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल cope with problems. The duration of counseling session can vary depends on the nature of the problem. कितने सेटिंग्स आपको ज़रूरत है वो डिपेंड करेगा उनकी प्रॉब्लम के नेचर पे। अगर कोई डिप्रेशन के बहुत आगे के स्टेज तक चला गया, उनको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे हैं, उनको ऐसे फील होने लगा है कि मैं सुसाइड कर लूँ और मेरा कोई नहीं है दुनिया में, तो इस लेवल पे अगर गया हुआ पेशेंट है तो आपको उसके साथ बहुत सारे सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज एक सिटिंग में आप उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके ही चलते हैं हम डिप्रेशन के पेशेंट का, जिसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। उनको इच्छा होती है कि उनकी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, सारा कुछ नेगेटिव है और मेरी कोई ज़रूरत मेरी फैमिली को नहीं है। इस टाइप का अगर पेशेंट आता है तो क्या आप उसको आसन से ठीक कर सकते हो? अगर नो है तो हैंड रेज कीजिए, अगर यस है तो हैंड रेज मत कीजिए। काफ़ी कम हैंड रेज हुए हैं, तो कुछ लोग शायद सुन नहीं पा रहे हैं, शायद मुझे वॉइस क्लियरली। ठीक है, ओके ओके, आ गया। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि उनका डिप्रेशन का जो डिप्रेशन है वो किस वजह से है। तो हम एकदम स्टार्टिंग में ही आसन नहीं देंगे, देना है सभी चीज़ें वन बाय वन, बिकॉज हम योग थेरेपी दे रहे हैं। बट पहला जो स्टेप है वो है टॉक थेरेपी। उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनका डिप्रेशन का रीज़न क्या है, किस बात की वजह से उनको डिप्रेशन इस लेवल तक चला गया, उस चीज़ को समझेंगे एंड देन उनको ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है कि डिप्रेशन का पेशेंट है तो उनको मेडिटेशन दे दिया जाए, बिल्कुल उनमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिकॉज़ इसका रीज़न ये है कि जो भी डिप्रेशन का पेशेंट होता है, वो ऑलरेडी ओवरथिंकर होता है। ओवरथिंकर्स को ही डिप्रेशन की स्टेज में आते हैं। वो इतना ज़्यादा सोचते हैं छोटी-छोटी बातों को कि वो डिप्रेशन तक पहुँच जाते हैं। जो ज़्यादा सोचते ही नहीं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो वो ऑलरेडी ओवरथिंकर है, अगर उसको मेडिटेशन दे देंगे तो हो सकता है वो आँखें बंद करके बैठ जाए और वापस उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगे। दैट्स व्हाई उनके लिए एक डिफरेंट टेक्निक काम करती है कि हम उनको एक ग्रुप में योग आसन, उनको ग्रुप में चीज़ें करवाएँ जिससे कि उनको अकेलापन फ़ील ना हो। ग्रुप में करवाएँ, साथ में उनको डायनेमिक प्रैक्टिसेस करवाएँ। डायनेमिक इन द सेंस थोड़ी ऐसी एकदम ऐसे शांत-शांत, चुपचाप, धीरे-धीरे करने वाले चीज़ें नहीं, उनको डायनेमिक प्रैक्टिसेस, थोड़ी एक्सरसाइज़ टाइप की चीज़ें करवाएँ, थोड़ा म्यूज़िक का हेल्प लें, लेकिन ज़्यादा डीप म्यूज़िक उनके पास में नहीं रखना है, बिकॉज़ वो उनको ओवरथिंकिंग में स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ले जा सकता है। एक बार वो आपके साथ कोऑपरेट करने लगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अब कितना काम कैसे करना है। स्टार्टिंग में ही हम मेडिटेशन कभी डिप्रेशन के, स्ट्रेस के पेशेंट को नहीं देते हैं, बिकॉज़ मेडिटेशन का टेक्निक जो है वो इतना आसान नहीं है कि कोई भी मेडिटेशन कर ले। वो आँखें बंद करके, हो सकता है अपनी प्रॉब्लम के बारे में उनको ज़्यादा टाइम मिलने लगे सोचने के लिए, बिकॉज़ आपने उनको मेडिटेशन दिया है और वो सोच कुछ और रहे हैं, ठीक है? तो टॉक थेरेपी इस्तेमाल कीजिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कीजिए। ओरिजिन ऑफ योगिक काउंसलिंग, ये तो हमने समझ लिया काउंसलिंग
कैसे वर्क करती है, हमको उनसे डिस्कशन करना है, चीज़ों को समझना है, रूट कॉज को समझना है। अब ओरिजिन कहाँ से हुआ? आप सोच रहे होंगे किसी डॉक्टर, किसी साइकोलॉजिस्ट ने नया-नया टर्म निकाला है काउंसलिंग, क्योंकि अभी हम सुनने लगे हैं, बट ये बहुत एंशिएंट टर्मिनोलॉजी है, काफ़ी एंशिएंट टेक्निक है। In earlier yogic text, counseling was provided in an individual group format by the guru गुरु और टीचर के थ्रू किया जाने वाला ये बहुत पुराना टेक्निक है, ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑलरेडी योग वशिष्ठ पढ़ा हुआ है, पढ़ा है सभी ने? यस, तो हैंड रेस कर दीजिए। जिनको भी योग वशिष्ठ की 2-4 लाइनें भी याद हैं, मतलब पता है कि हाँ योग वशिष्ठ किस पे बेस्ड है, वो लोग हैंड रेस कर लीजिए। पता है ना कि योग वशिष्ठ किस पे बेस्ड है? बस हो गया। नाइस, थैंक यू। तो योग वशिष्ठ में किसके बीच में डायलॉग है? श्री राम और उनके गुरु श्री वशिष्ठ के बीच में। बट वो डायलॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? बिकॉज़ क्या था यहाँ पे, श्री राम को जो थे, उनको दुनिया में जो सफ़रिंग थी, जो दुःख थे, उनकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा एक एक हेल्पलेसनेस, एक होपलेसनेस के स्टेट में चले गए थे, वैराग्य में चले गए थे, डिटैचमेंट में चले गए थे। उनको लग रहा था, उनको ऐसे लगने लगा था कि लाइफ में दुःख के अलावा कुछ नहीं है। जो कम एज के बच्चे हैं वो भी दुखी हैं, ओल्ड एज पर्सन बीमारी की वजह से दुखी है, किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके घर के लोग दुखी हैं, सिर्फ इस दुनिया में दुख ही दुख है। तो ये शरीर जब तक है दुख ही दुख रहेगा, मेरे को तो ये शरीर भी नहीं चाहिए, मुझे ये संसार भी नहीं चाहिए। वो इतना 15 ईयर की एज में वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि पूरी तरह से डिटैच हो गए वो इस संसार से। तब उनका काउंसलिंग उनके गुरु श्री वशिष्ठ ने किया। तो सोच लीजिए कि यौगिक काउंसलिंग कितना पुराना है। अब इसको यौगिक काउंसलिंग क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने तो केवल बात करके भी ठीक कर सकते थे। उन्होंने उनको टेक्निक बताया था प्राणायाम का, कि आप प्राणायाम करेंगे ना, तो प्राणायाम करने से जैसे-जैसे आपके ब्रेथ पे, आपके प्राणों पे आपका कंट्रोल आएगा, वैसे-वैसे आपका मन जो डिटैच हो रहा है, आपके मन में जो वैराग्य आ रहा है, वो भी प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। कैसे? बिकॉज़ उन्होंने बताया ये वैराग्य ठीक है, अच्छी बात है वैराग्य, बट आप एक राजा हैं, आपके ऊपर पूरी प्रजा की ज़िम्मेदारी है। तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, तो आपकी प्रजा की ज़िम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा? तो आप इन प्रैक्टिसेस को कीजिए, प्राणायाम बताया उनको, और उनको बताया कि इन धीरे-धीरे प्राणायाम को करते-करते आप एक ऐसे स्टेट में आएँगे जहाँ पे आपको दुःख और सुख की उतनी अनुभूति नहीं होगी। आप एक डिटैच रह के अपनी सर्विसेज़ को अपने जो प्रजा है उनको दे पाएँगे, अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को दे पाएँगे। तो योग वशिष्ठ इसीलिए है कि श्री वशिष्ठ ने उस टाइम में श्री राम का काउंसलिंग किया था। ठीक है? ऐसा ही दूसरा हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है भगवद गीता का। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अर्जुन को भी सेम कंडीशन फेस करनी पड़ी थी कुरुक्षेत्र में। तब वो भी बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा वो पैनिक हो रहे थे। तो उनको ये लग रहा था कि मैं क्यों लड़ूँ? क्यों इस सब इतने सब के बाद क्या मतलब है अगर मैं घर के लोगों के साथ में युद्ध करूँ? तो वहाँ पे भी वो अपने कर्म जो उनका था, उसको नहीं समझ पा रहे थे प्रॉपर्ली कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे उनका काउंसलिंग श्री कृष्ण ने किया और उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाला। किसके थ्रू? यौगिक काउंसलिंग के थ्रू। और उनको उस टाइम बताया कि आपका कर्म क्या है, आपको डिटैच होके अपनी ड्यूटीज़ करना है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक योद्धा का क्या ड्यूटी है, वो आपको करनी है। ठीक है? तो इस तरह से काउंसलिंग के एग्ज़ाम्पल बहुत एंशिएंट हैं, बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं भारत में। इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद, उपनिषद आपने सभी सुने होंगे कि हमारे पास जो उपनिषद है, इनमें से 10 उपनिषद जो मेन है, उनमें से एक है तैत्तिरीय उपनिषद। तो उसमें एक डायलॉग है बिटवीन टीचर वरुण एंड उनके स्टूडेंट भृगु के बीच में। एड्रेसेस द आइडेंटिटी, जो भी उनको जिस टाइप की उनको भी एक मन में एक द्वंद्व चल रहा था, तब उनके टीचर ने, उनके गुरु ने उनका काउंसलिंग किया था। इसीलिए पंचकोशा पे, वो बेस्ड था पंचकोशा पे। जैसे कि भगवत गीता बेस्ड है डिटैच्ड कर्म कीजिए, कि सेल्फलेस एक्शन कीजिए, बिना किसी इच्छा के अपना कर्म करते रहिए, इस पे बेस्ड था। वैसे ही तैत्तिरीय उपनिषद का जो काउंसलिंग था वो पंचकोशा पे बेस्ड था। हमारे बॉडी में पंचकोशा है, पंचकोशा से बॉडी बनी है, आप ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने। तो इस तरह के जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो हमको बताते हैं कि यौगिक काउंसलिंग अभी का कंसेप्ट नहीं है, काफ़ी प्राचीन है भारत में।
अब नीड ऑफ योगिक काउंसलिंग, योगिक काउंसलिंग की ज़रूरत क्या है? जैसे कि हमको पता है बहुत सारे डिसीज़ेज़ जो है ना, कुछ तो डिसीज़ ऐसे ऐसे होते हैं जिनको फिज़िकल लेवल पे होते हैं, हमको कुछ नहीं पता चलता, हो गया। जो भी डिसीज़ है वो हमको बाद में पता चलता है। और कुछ डिसीज़ेज़ ऐसे होते हैं जो हमारे स्ट्रेस की वज़ह से, हमारे एंग्ज़ायटी और हमारे डिप्रेशन की वज़ह से हो जाता है। सर्चिंग फॉर द कॉजेज़ ऑफ दिस स्ट्रेस एंड हाउ और व्हाई इट इज़ अराइज़ इज़ एसेंशियल। अब जब कभी भी कोई डिसीज़ मेंटल लेवल पे स्टार्ट होता है, तो कभी भी उसको, अब आपको पता है जब मेंटल लेवल पे स्ट्रेस से तो एसिडिटी जो होता है, गैसेस, एसिडिटी, इवन एस्थमा तक एक साइकोसोमेटिक डिसीज़ है। मतलब स्ट्रेस से स्टार्ट होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर किसी के एस्थमा को हम क्योर करने जा रहे हैं योगा थेरेपी के थ्रू, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो डिसीज़ एक साइकोसोमेटिक डिसीज़ है। दैट मीन्स काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्यों उनका स्ट्रेस बढ़ा, क्यों उसका इम्पैक्ट लंग्स पे होने लगा, है ना? तो हमको रूट कॉज़ में जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपके पैर में कोई काँटा चुभ रहा है, हुँ, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी रास्ते पे हम चल रहे हैं और काँटा चुभ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो काँटे को निकाल देंगे और आगे चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उस रास्ते पे जाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपना रास्ता भी चेंज कर सकते थे क्योंकि वहाँ बहुत काँटे हैं। हम क्या करेंगे, काँटा निकालेंगे और वो रास्ते पे कंटिन्यू चलेंगे बिकॉज़ हमको आगे जाना है उसी रास्ते पे। देयर आर स्टिल 2 ways that may help us avoid being pricked by thorns. तो वन ऑफ द रिमूव द थॉर्न फ्रॉम आवर पाथ एंड देन स्टार्ट वॉकिंग। एक तो रास्ता ये है कि आप वो उसको निकाल दीजिए काँटे को और वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए फिर से। एंड द सेकंड वन इज़ बाय वियरिंग स्टर्डी बूट्स और शूज टू प्रोटेक्ट द फीट। दूसरा रास्ता क्या है कि पहला रास्ता था कांटा निकाला और आगे चलते रहे, दूसरा कि प्रोटेक्टिव अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले बूट पहनिए, देन अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। द सेकेंड ऑप्शन इज द एडवोकेटेड बाय द योगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है योग थेरेपी। द योग थेरेपी एम्स एट इम्प्रूविंग द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। मतलब अपने आप को उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब उसको कांटा चुभेगा ही नहीं। और पहले वाले में क्या था, जितने भी कांटे आएंगे निकालना पड़ेगा, दर्द से चिल्लाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या किया, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग शूज़ पहन लिए, अब कोई काँटा कोई असर नहीं करेगा, अब वो अपना रास्ता आराम से तय कर सकता है। तो दूसरा वाला जो रास्ता है वो हमको योगा देता है कि अपने आप को, अपने इम्यून लेवल को इतना बूस्ट कर लीजिए कि आस-पास, अगर आपके आस-पास पेशेंट भी हो तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। क्लियर है ना योगा थेरेपी कैसे काम करती है? जैसे कि आप सभी ने कोविड में देखा होगा कि कोविड टाइम में ही मैक्सिमम लोगों को योग का इम्पोर्टेंस पता चला। यस? तो हाँ, हैंड रेज़ कीजिए। इफ यस देन रेज योर हैंड। हाँ, तो सभी को पता चला उसी टाइम पीरियड में कि जो रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर्स थे, उनके लंग्स पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया जितना बाकी लोगों के पे आया, क्योंकि वो डेली प्राणायाम परफॉर्म करते थे, वो डेली योगासना करते थे। तो योगा हमको क्या करता है, योगा नहीं, योग क्या करता है, योगा थेरेपी क्या करती है, हमारे को हमारा इम्यून लेवल बूस्ट करती है, हमारे इम्यून लेवल को स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिससे कि हमको आसपास के वातावरण का, अपने सराउंडिंग का उतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमको नहीं होता। तो ये है। और यौगिक योगा थेरेपी का सबसे पहला स्टेप है यौगिक काउंसलिंग, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस या नीड है। द नीड फॉर योगा थेरेपी एंड काउंसलिंग। दूसरी चीज़ें समझ लेते हैं। अ, अभी के टाइम में कैसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एलिमेंट्स लाइक साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग दीज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रूट कॉजेज देयरफॉर आर inseparable from treating the physical elements. To this end, counseling become an integral part of the overall therapy. पूरी योगा थेरेपी का सबसे इंटीग्रल, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट काउंसलिंग ये है, बिकॉज समस्या की जड़ को बिना बात किए समझे बिना आप उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ये हमने समझ लिया योगा थेरेपी कैसे काम करती है, ठीक है? बस यहाँ वाले स्लाइड को हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जस्ट अ मिनट। मतलब योगा थेरेपी कैसे काम करती है ये हमने समझ लिया, बट डिसीजेस किस टाइप के हमारी बॉडी में होते हैं यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। जस्ट अ मिनट।